हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। वेलकम टू के कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। बच्चों, स्वागत है आपका 11th एमएच स्टेट बोर्ड के क्लास में। और हम देख रहे हैं फिलहाल बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का फर्स्ट सीरीज चल रहा है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। और ये फर्स्ट सीरीज का आज थर्ड एपिसोड है दोस्तों। थर्ड एपिसोड जिसमें हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक बार याद करते हैं कि प्रीवियस एपिसोड में, इसके पहले जो एपिसोड हुआ था, प्रीवियस एपिसोड में हमने क्या देखा था। So let's see recap. Yes, guys, जैसे कि आप देख सकते हो सामने, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी. So we started in previous episode with meaning and definition of accountancy. So then we came to know that accountancy is very big concept. Bookkeeping is a part of accountancy. Okay. So bookkeeping अगर प्राइमरी स्टेज है तो अकाउंटेंसी है सेकेंडरी स्टेज है। तो पहले बुककीपिंग किया जाता है और उसके बेसिस पे बाद में अकाउंटिंग किया जाता है, अकाउंटेंसी होता है। नेक्स्ट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन दिया है अकाउंटेंसी में क्या आता है। अकाउंटेंसी इज एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो थ्योरी भी है और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग दोनों मिलके ये अकाउंटेंसी बनता है। अब इसमें हमने तीन मेथड देखे थे बेसिकली, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, जिसमें थ्री मेथड्स है। फर्स्ट इज कैश बेसिस। कैश बेसिस का सिंपल से फंडा है, अगर अपने पास कैश आ रही है, व्हेन एक्चुअल कैश इज रिसीव्ड, एक्चुअल कैश रिसीट और एक्चुअल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। यहाँ पे सिर्फ कैश आई या गई तो वही रिकॉर्ड किया जाता है बस। मतलब क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं किए जाते कैश बेसिस में। ठीक है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन किसे बोलते हैं, जहाँ पे पेमेंट पोस्टपोन किया जाता है। अगर पेमेंट पोस्टपोन किया तो कैश बेसिस में कैसे अकाउंटिंग करेंगे। कैश अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, कैश आया या गया तो ही लिखेंगे। ठीक है। सो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। इनकम कब दिखाना है हमें, जब कैश मिलेगा। एक्चुअल में जब कैश रिसीट हो जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, तब हम बोलेंगे कि हमारा इनकम हुआ है। एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज। एक्सपेंस कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब हमने कैश पेड किया। ठीक है। तो कैश मिला तो इनकम, कैश गया तो एक्सपेंस। अगर कैश आया नहीं तो वो रिकॉर्ड यहाँ पे किया ही नहीं जाएगा। ठीक है। बेसिकली प्रोफेशनल पर्सन के लिए, प्रोफेशनल पर्सन जो है वो लोग ये फॉलो करते हैं सिस्टम। नेक्स्ट इज एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस। अब एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस में क्या होता है। एक्रूअल बेसिस में रेवेन्यू वेदर रिसीव्ड और नॉट, मतलब रेवेन्यू अगर रिसीव हुआ या नहीं हुआ डजंट मैटर, रेवेन्यू रिसीव्ड और नॉट बट हैज बीन अर्न, लेकिन इनकम अर्न हो चुका है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, उसी साल में वो इनकम दिखाया जाए। बच्चों, आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस कि इन केस अगर हमें कोई इनकम अर्न हुआ है, मतलब इनकम हो रहा है, लेकिन हाँ एक्चुअल में पैसे नहीं मिले, कैश मिला या नहीं मिला डजंट मैटर एट ऑल। अगर वो करंट पीरियड का इनकम है तो हम करंट पीरियड में ही दिखाएंगे। ठीक है। और एक्सपेंस का एग्जैक्टली सेम, एक्सपेंसेस इनकर्ड वेदर पेड और नॉट आर। अगर एक्सपेंसेस हो रहे, एक्सपेंसेस इनकर हुए, पेड है या नहीं है डजंट मैटर एट ऑल। पेड होगा तो भी एक्सपेंस रहेगा और पेड नहीं भी किया तो भी एक्सपेंस कहेंगे, अगर वो करंट पीरियड से बिलोंग करता है, करंट ईयर से बिलोंग करने वाला एक्सपेंस रहा तो। ठीक है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। हाइब्रिड बेसिस में कॉम्बिनेशन है कैश बेसिस का और अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब मर्केंटाइल का। तो मिक्स बेसिस में क्या किया जाता है, अंडर मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोथ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस फॉलो। ठीक है। दोनों में चीजें फॉलो की जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखने की, हाइब्रिड सिस्टम में रेवेन्यू एंड एसेट्स आर जनरली रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस एंड एक्सपेंसेस आर जनरली टेकन ऑन एक्रूअल बेसिस। मतलब जब मिलने की बात है, इनकम की बात हो रही है, सो इनकम और एसेट्स, रेवेन्यू और एसेट्स रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, वो सिर्फ कैश बेसिस पे दिखाएंगे। मतलब पैसा अगर एक्चुअल में मिला तो ही हम रेवेन्यू दिखाएंगे। ठीक है। बट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस। लेकिन एक्सपेंसेस अगर पेड नहीं भी रहे तो भी एक्सपेंसेस कंसीडर किए जाएंगे। एक्सपेंसेस आर पेड टेकन ऑन एक्रूअल बेसिस। ठीक है। नाउ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने देख चुके हैं बच्चों, कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो रिलायबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के हम पढ़ सके, और कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए कि दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कंपैरिजन कर पाए। ये हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी हमने स्टार्ट की थी, जिसमें सबसे पहले था ट्रांजैक्शन। सो ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन, गुड्स एंड सर्विसेज, exchange of goods and services between two person or parties for money or money's worth। अगर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज किए
बाय टू पर्सन, किस लिए? पैसे के लिए। तो ये होता है ट्रांजैक्शन। सीधी सी बात है, मैंने आपको गुड दिए, मुझे आपसे पैसे मिलने वाला है, या फिर आप मुझे सर्विस दे रहे हो, मैं आपको पैसे देने वाला हूँ, तो गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं पैसे के लिए। तो ये होता है ट्रांजैक्शन। उसमें दो कैटेगरी, मनी वाली मतलब मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। तो अगर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी, पैसे ट्रांजैक्शन में अगर पैसा या पैसे की कोई चीज अगर एक्सचेंज हो रही है, देन इट इज मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ठीक है। तो आउट ऑफ दिस टू टाइप्स, कैश एंड क्रेडिट। कैश ट्रांजैक्शन मतलब जब ट्रांजैक्शन के टाइम कैश पेड किया जा रहा है या रिसीव हो रहा है, इमीडिएटली इमीडिएटली अगर कैश मिल रहा है या रिसीव हो रहा है, तो ये होता है कैश ट्रांजैक्शन। और अगर कैश इज नॉट पेड इमीडिएटली, ट्रांजैक्शन के टाइम इमीडिएटली कैश पेड नहीं हुआ या रिसीव नहीं हुआ, फ्यूचर में पेमेंट होने वाला है, ये होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इज नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब विच डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी। ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व ही नहीं है। गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये होता है नॉन मॉनेटरी। ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट्स दिए थे अलग अलग, जिसमें फर्स्ट सबसे पहले था एंट्री। एंट्री मतलब क्या? रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर फॉर्म। जो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ है वो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना, मतलब एंट्री। नेक्स्ट इज नरेशन। बच्चों एंट्री लिखने के बाद ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, मतलब एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन जो हुआ है, ट्रांजैक्शन के बाद नीचे, ट्रांजैक्शन के नीचे एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि एग्जैक्टली ट्रांजैक्शन क्या है, उससे बोलते हैं नरेशन। नेक्स्ट, गुड्स। गुड्स मींस द कमोडिटी आर्टिकल थिंग्स इन विच ट्रेडर ट्रेड। तो बिजनेसमैन जिस प्रोडक्ट में डील करता है वो उसके लिए गुड्स बन जाता है। ठीक है। तो अगर मान लो कि कार कार का शोरूम है, तो कार उसके लिए गुड्स है, शोरूम वाले पर्सन के लिए, ओनर के लिए कार ये गुड्स है, क्योंकि वो उसमें डील करता है। फर्नीचर वाले के पास गए तो टेबल चेयर सोफा वगैरह ये उसके लिए गुड्स है, क्योंकि ये डील्स इन दिस। ठीक है। तो जिस चीज में आप डील करते हो वो आपके लिए गुड्स बन जाता है। नेक्स्ट, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। कैपिटल एंड ड्राइंग्स में कैपिटल मींस टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बाय द ओनर। ओनर ने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, उससे बोलते हैं कैपिटल। ठीक है। और ड्राइंग्स की अगर बात करें तो एग्जैक्टली अपोजिट, amount of cash, value of goods, asset, etc. withdrawn from the business by the owner for personal use is called drawings. amount of cash और value of goods, बच्चों कैश है, गुड्स है, एसेट है, जो भी अगर हम बिजनेस में से पर्सनल पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस से, तो उसे हम ड्राइंग्स बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, डेटर, क्रेडिटर्स एंड बैड डेट्स। बच्चों क्रेडिटर, डेटर मतलब क्या? बच्चों ये याद रखना, बहुत काम में आने वाली टर्म है पूरे अकाउंट्स में। डेटर, क्रेडिटर, ये वर्ड बहुत बार आने वाला है। पर्सन हु हैज टू पे टू बिजनेस फॉर गेटिंग गुड्स, ये वाला नहीं याद रखते, थर्ड वाला याद रखते। डेटर इज अ पर्सन हु ओज मनी टू बिजनेस। डेटर मतलब ऐसा पर्सन जो बिजनेस को पैसे देने वाला है। और क्रेडिटर की अगर बात करें, क्रेडिटर इज अ पर्सन टू हुम बिजनेस ओज मनी। बिजनेस को जिस पर्सन को पे करना, मतलब अगर हम बिजनेस है, ठीक है, हमें सप्लायर को पे करना है, तो सप्लायर कौन बन गया हमारे लिए? क्रेडिटर। और हमें कस्टमर से लेना है, कस्टमर कौन बन गया अपने लिए? डेटर। सो डेटर मींस अ पर्सन टू फ्रॉम हुम वी रिसीव द मनी। ठीक है। बच्चों अगर हमें किसी से पैसे लेने हैं, मराठी में क्या बोलेंगे हम? देतर। बराबर ना? देतर। अरे वही देतर होता है ये डेटर। डेटर मतलब जिस कस्टमर, जिस पर्सन से पैसे लेने हैं। नेक्स्ट, क्रेडिटर मतलब जिसको देने हैं। बैड डेट्स, an irrecoverable amount from debtor is known as bad debts. irrecoverable amount मतलब ऐसा अमाउंट जो कस्टमर से रिकवर होने की कोई चांस नहीं, वो ऑलरेडी डूब चुका है, वो ऑलरेडी लॉस में है, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, उसका दिवाला निकल चुका है, इसलिए उससे अब कुछ पैसे रिकवर होने के चांसेस नहीं है। ठीक है। तो बच्चों ये था बड़ा वाला रिकैप। बड़ा वाला मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि नॉर्मली अगर आप कोई सीरीज अगर देखते होगे, सीरियल देखते होगे, तो वहां पे एक मिनट का होता होगा रिकैप, अपना 10 मिनट का रिकैप है। ठीक है। बच्चों हम इतना बड़ा रिकैप ले रहे हैं, इसका रीजन ये है कि जितना जरूरी आगे जाना उतना जरूरी पीछे वाला पार्ट कवर करना। ठीक है। तो ये रिकैप हुआ। अब आज हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे बच्चों, बेसिकली बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज जो दिए है वही हम आज पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। स्टूडेंट्स
एक्सपेंडिचर्स एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के नाम तो डेफिनेटली डेली लाइफ में सुना ही होगा यार, बहुत खर्चा हो गया यार, क्या बताओ तुझे, बहुत एक्सपेंडिचर बढ़ गया आजकल, महंगाई बढ़ गई, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, ऐसा नाम तो सुना ही होगा। लेकिन अब हम एग्जैक्टली एक्सपेंडिचर ये वर्ड का मीनिंग समझ लेते हैं, इसमें टाइप कौन से ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में देखो मीनिंग क्या दिया है, amount spent by business for any consideration received by business is called expenditure। क्या दिया है, अमाउंट स्पेंड बाय बिजनेस, बिजनेस एक्सपेंस कर रहा है किस चीज पे, फॉर एनी कंसिडरेशन, मतलब बदले में कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है बदले में, उसके लिए अगर हमने एक्सपेंस किया, किसी को पैसे दिए, तो ये होता है एक्सपेंडिचर। नाउ इसमें तीन टाइप है बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और डिफर्ड रेवेन्यू। सो सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये क्या है जान लेते हैं। दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू एक्वायर फिक्स्ड एसेट्स और टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। बच्चों अगर हमने कुछ खर्चा किया किस लिए, एक तो फिक्स एसेट एक्वायर करने के लिए, या फिर जो फिक्स्ड एसेट है हमारे पास उसका वैल्यू एडिशन करने के लिए कुछ खर्चा किया, तो इसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट गिव्स द बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। बच्चों अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो वो नॉर्मली ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसकी वजह से हमें बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलता है, और वो हर बार नहीं, बार बार नहीं होता है खर्चा, कभी तो भी होता है वंस अपॉन अ टाइम। जैसे कि परचेस ऑफ मशीनरी। बच्चों अगर हमने 20 लाख का मशीनरी लिया, क्या लगता है आपको हम कितने दिन यूज करेंगे वो मशीन? वेरी नाइस गेस। तो अगर आपने गेस किया है कि आप मशीनरी जो 20 लाख का मशीन लेने वाले हो फैक्ट्री में, तो उसका जो लाइफ है 5 साल से ज्यादा है, 5 साल से ज्यादा है। अरे 5 से तो ज्यादा पता नहीं, 1 साल से ज्यादा है ना, तो 1 साल से ज्यादा है, तो उस एक्सपेंडिचर को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसा हमने एक्सपेंस किया जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए मिल रहा है, उससे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, इट गिव्स बेनिफिट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का सीधा सा मतलब है मशीनरी है, बिल्डिंग बढ़ा लिया आपने, कंप्यूटर लिया, मतलब ऐसा खर्चा किया जिसका लॉन्ग लाइफ बेनिफिट मिलेगा, ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Revenue expenditure is an expenditure from which no future benefit is expected but having immediate or short term benefit। बच्चों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या, जो डे टू डे लाइफ के खर्चे होते हैं बिजनेस के, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर मैं बात करूं मेरे क्लासेस की, मैंने क्लासेस जब स्टार्ट किए, ये बेंचेस, ये सेटअप, ये बोर्ड, ये सब कुछ, प्रोजेक्टर लाया, एलईडी लाया, स्पीकर बैठाया, सीसीटीवी बैठाया था, सब बहुत कुछ किया, फाइनली इसमें मुझे खर्चा लग गया फॉर एग्जाम्पल 2 लाख। ये 2 लाख क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए मिला है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट 1 साल से कम पीरियड के लिए मिलने वाला है। जैसे कि मैंने रेंट पे किया इस क्लासरूम का, इसका बेनिफिट मुझे कितने देने हैं, ऑब्वियसली सिर्फ 1 मंथ। अगर मैंने सैलरी पे किया, रेंट पे किया, तो बेनिफिट तो 1 महीना ही है। ओके, तो कहने का मतलब बेनिफिट मिल रहा है, एक्सपेंडिचर किया तो बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन वो 1 साल से कम टाइम के लिए मिल रहा है, फिर इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो these are normal day to day operating expenses of business and do and appear on the debit side of trading and profit and loss। ये फिलहाल तो हेवी हो जाएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, लेकिन रेंट पेड किया, सैलरी पेड किया, वेजेस पेड किया, ये जो एक्सपेंडिचर है ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर करके बेनिफिट 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए नहीं मिल रहा है, 1 साल से कम टाइम का बेनिफिट है। बच्चों आपने अभी घर लिया हो, आपके पेरेंट्स ने मतलब घर लिया, तो क्या आप हर साल लेते हो? नहीं सर, हम तो 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल, एक पीढ़ी दो पीढ़ी वहीं पे रहते हैं, तो हमने 1 साल से ज्यादा के लिए बेनिफिट उसका किया, तो ये हो गया हमारे लिए एसेट, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और लाइट बिल का एग्जाम्पल,
लाइट बिल पेड किया, इसका बेनिफिट कितना देंगे? अरे ऑफकोर्स 1 मंथ यार, मंथली तो पे करते हैं। सो अगर 1 मंथ आपने पेड किया है, सिर्फ बेनिफिट उसका 1 साल से कम, मतलब सिर्फ 1 महीने के लिए मिल रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट, deferred revenue expenditure. Expenditure which is basically revenue in nature, but benefit of which is not exhausted within 1 year. It's called deferred revenue expenditure. बच्चों, बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या? ऐसे एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट 1 साल से कम टाइम के लिए मिलने वाला है, ठीक है ना? तो अगर हमने ऐसा कुछ खर्चा किया, अगर हमने ऐसा कुछ एक्सपेंस किया जिसकी वजह से बेनिफिट 1 साल से कम मिलना चाहिए, मतलब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होने के बावजूद उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिल रहा है, इसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो यहाँ पे बेनिफिट, बेनिफिट 1 साल से कम या ज्यादा, लेट्स सी पूरा पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर, नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच नॉट एग्जॉस्टेड। ओके, मतलब एक्चुअल में देखा जाए एक्सपेंडिचर तो उससे कोई एसेट वगैरह क्रिएट नहीं हो रही, वो है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिल रहा है, इसलिए वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो उन्होंने दिया है हेवी एडवर्टाइजमेंट ऑन एडवर्टाइजिंग, सॉरी हेवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग। बच्चों, हेवी एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट मैंने बहुत सारा किया, करोड़ों रुपए का एडवर्टाइजमेंट किया, तो उसका लाइफ कितना रहेगा? 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, बस। लेकिन एक्चुअल में हेवी एक्सपेंडिचर अगर आप करो ना एडवर्टाइजमेंट में, तो उसके बाद सालों साल उसका बेनिफिट होगा। मतलब अगर आपको पूछा जाए कि आपको पूछा जाए एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कैपिटल है फिक्स है, क्या आंसर रहेगा आपका? कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस टू आर टोटली डिफरेंट। और डेफर्ड रेवेन्यू देखा जाए तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब देखो, बिल्डिंग लिया, फर्नीचर लिया, लैंड लिया, तो हमें क्लियरली समझ रहा है कि ये सब ऐसी चीजें है जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म, 1 साल से ज्यादा, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर मैंने सैलरी दिया, रेंट दिया, वेजेस पेड किया, स्टेशनरी का खर्चा किया, तो मुझे पता है ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसका बेनिफिट 1 साल से कम टाइम के लिए मिलेगा। ठीक है, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू ऐसा चित्र विचित्र एक्सपेंडिचर है कि वो है तो रेवेन्यू, लेकिन उसका बेनिफिट फिर भी लॉन्ग टर्म मिलता है। ये तो रेवेन्यू मतलब डे टू डे लाइफ का ही खर्चा है, ऐसा कुछ बड़ी एसेट वगैरह लिया ऐसा नहीं है, रूटीन एक्सपेंस है, लेकिन डे टू डे लाइफ का खर्चा होने के बावजूद उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिल रहा है, इसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, डेफर्ड रेवेन्यू में एग्जांपल दिया उन्होंने एडवर्टाइजमेंट का। बच्चों, इसका लगा डाला तो लाइफ, अरे बोलो जल्दी, इसको लगा डाला तो लाइफ, भूल गए? नॉट पॉसिबल यार, वापिस पूछ रहा हूं एक बार, आवाज आना चाहिए, इसको लगा डाला तो लाइफ, नहीं। अरे झिंगा लाला, स्टूडेंट्स आर यू देयर? तो लाइफ झिंगा लाला, ये डायलॉग हमने बहुत सालों पहले सुना है, 8-10 साल पहले सुना होगा। फिर भी आज भी अगर आपको पूछे इसको लगा डाला तो दिमाग में फटाफट से आंसर आ जाता है, तो लाइफ झिंगा लाला। ये आंसर क्यों आता है? बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट। देखा जाए तो एडवर्टीजमेंट 10 साल पहले किया था टाटा ने, लेकिन उसका इंपैक्ट आज भी है। टाटा स्काई का लोग जानते हैं, एवरीवन नोस, एवरीवन नोस टाटा स्काई। ओके, टाटा स्काई को जानते हैं क्योंकि उन्होंने हेवी एक्सपेंडिचर का खर्चा किया। तो हेवी एक्सपेंडिचर किया एडवर्टाइजमेंट पे, और एडवर्टाइजमेंट पे इतना खर्चा होने की वजह से देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट से कोई एसेट नहीं क्रिएट हो रही, कोई प्रॉपर्टी नहीं ना, नॉर्मल एक्सपेंस है, तो वो रेवेन्यू में आता है, लेकिन उसका बेनिफिट क्योंकि लॉन्ग टर्म मिल रहा है, तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको बोला जाता है। ठीक है, ये तो एक्सपेंस रेवेन्यू, बट
not exhausted within a year. Next, cash discount and trade discount. ट्रेड डिस्काउंट मतलब, अरे यार लेडीज को तो पता ही है डिस्काउंट क्या होता है, कंसेशन और अलाउंस गिवन बाय सेलर टू परचेसर। सेलर परचेसर को जो छूट देता है, कंसेशन देता है बाइंग में, उसे बोलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट में दो टाइप है, ट्रेड डिस्काउंट और कॅश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मध्ये काय दिलंय बघा, अरे काय दिलंय मराठी पण येते ना तुम्हाला, सो बघा, इट इज एन अलाउंस गिवन ऑन कॅटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस ऑफ बच्चों। ट्रेड डिस्काउंट ये ऐसा डिस्काउंट है जो कैटलॉग प्राइस पे, लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है। मतलब उस प्रोडक्ट की जो एमआरपी होगी उससे भी कम प्राइस में मिला होगा ना, उसको डिस्काउंट दिया होलसेलर ने रिटेलर को, तो ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। दिस डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेस और सेल ऑफ गुड्स। ये जो डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट, ये परचेस और सेल्स करते टाइम दोनों टाइम दिया जा सकता है। परचेस करते टाइम हमें डिस्काउंट मिलेगा और सेल्स करते टाइम हमें डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। Hence, trade discount does not appear in the books of accounts separately. इसलिए ट्रेड डिस्काउंट पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं भी नहीं आता, कहीं भी नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट इज कैश डिस्काउंट। अरे कैश डिस्काउंट अमाउंट डिडक्टेड, कैश डिस्काउंट मतलब ऐसा डिस्काउंट होता है बच्चों कि कस्टमर को फास्ट पेमेंट एज सून एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी कस्टमर से पैसे निकालने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो होता है कैश डिस्काउंट। ओके, फॉर एग्जांपल आपने ऐसा कहीं पे देखा होगा, अर्ली अर्ली बर्ड एडमिशन, सुना है बच्चा ऐसा कभी? ओके, अर्ली बर्ड एडमिशन या फिर अर्ली बर्ड जो भी है, अब कैश डिस्काउंट की हम बात कर रहे हैं ना। आपने ऐसा तो पक्का देखा होगा कि भाई हम हाउस मतलब कंस्ट्रक्शन की साइट चालू कर रहे पहले 20 दिन के लिए 20 तक का ऑफर है, 20 डेज के लिए 20 तक का ऑफर है। अगर इसमें से कोई ले हाउस परचेज करना चाहता है तो ले। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए कैश डिस्काउंट तो दिया ही जाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये, इफ पर्सन एसेट्स आर मोर देन लायबिलिटीज। इफ पर्सन एसेट बच्चों, आई होप ये क्लियर है कि कैश डिस्काउंट की कभी भी एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं की जाती, कैश डिस्काउंट की एंट्री की जाती है। दो टाइप के डिस्काउंट है, सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ कैश डिस्काउंट आता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं आता। नेक्स्ट आगे, सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट में देखो, इफ पर्सन्स एसेट्स आर मोर देन हिज लायबिलिटीज। बच्चों अगर किसी पर्सन के पास एसेट ज्यादा है, लायबिलिटीज कम, तो अपनी प्रॉपर्टी 5 करोड़ की भाई अपने पास और लोन सिर्फ 50 लाख का है, तो डेफिनेटली यू आर सॉल्वेंट पर्सन। जब तक एसेट ज्यादा है लायबिलिटी के कंपैरिजन में, या फिर इक्वल है, मतलब एसेट्स और लायबिलिटी मैच हो रही है। ठीक है, सो अगर इक्वल है, ही इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट पार्टनर, ही इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट पार्टनर। Solvent partner is financially sound and is in position to pay off all its debts. Solvent person मतलब ऐसा पर्सन जिसके पास प्रॉपर्टी ज्यादा है कंपेयर टू लायबिलिटीज। So if a person's assets are more than his liabilities, किसी भी पर्सन की एसेट अगर ज्यादा हो जाए लायबिलिटी से, तो उसे हम सॉल्वेंट पर्सन बोलते हैं। Solvent means whose assets सॉल्वेंट पर्सन की बात कर रहा था मैं। अगर किसी भी पर्सन के पास एसेट ज्यादा है, लोन कम है, तो सॉल्वेंट पर्सन होता है। सो देखो एग्जांपल दिया है, टोटल अमाउंट 50 लाख रुपए, सपोज टोटल पर्सनल एसेट 50 लाख है, टोटल डेट 30 लाख है। 50 लाख की एसेट है और 30 लाख लोगों को देना है, मतलब वो पर्सन सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट है? नहीं समझे, वापिस बोलता हूँ,
अगर पर्सन के एसेट ज्यादा है लाइबिलिटीज के कंपेरिजन, मतलब पर्सन के प्रॉपर्टी ज्यादा है लेकिन पर्सन का देना कम है, ये सॉल्वेंट। यहाँ पे वही बोल रहा हूँ मैं, 50 लाख की एसेट है और 30 लाख की लाइबिलिटीज है, तो 20 लाख एक्स्ट्रा है ना लाइबिलिटी के कंपैरिजन में, मतलब ये सॉल्वेंट कंपनी है, सॉल्वेंट बिजनेस है। और इनसॉल्वेंट के केस में एग्जैक्टली अपोजिट, पर्सन हुज लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट्स। अगर लाइबिलिटीज और एसेट कम है तो वो इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट वाला सिचुएशन रहेगा। सच पर्सन लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स, तो सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट के केस में पर्सन हुज लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट, मतलब ऐसा भी होता है कि इंसॉल्वेंट अगर पर्सन होगा तो उसके साथ कोई डील ही नहीं करेगा ना, कोई क्यों डील करेगा इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ, ऑलरेडी वो डूब चुका है, अपने को लेके डूबेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एग्जांपल देके बता दिया कि 20 लाख के सपोज डेट थे और आपके पास 50 लाख है, तो आप सॉल्वेंट हो या इंसॉल्वेंट हो? डेफिनेटली वी आर सॉल्वेंट बिकॉज और एसेट्स आर मोर देन लायबिलिटीज, एसेट ज्यादा है, ठीक है। पर्सन्स टोटल एसेट्स ऑफ प्रॉपर्टी हैव बीन कैलकुलेटेड टू ₹20 लाख। ओके भाई, टोटल 20 लाख क्या है एसेट, अरे नहीं 50 लाख, पर्सन्स एसेट्स, पर्सन्स टोटल एसेट्स इज 20 lakhs, टोटल डेट्स 50 lakhs। ओके, अगर यहाँ पे हम सोचे कि अगर पर्सन, जो भी पर्सन है कि उसके अगर लायबिलिटीज 50 लाख की और एसेट सिर्फ 20 लाख की, मतलब प्रॉपर्टी भी बेच दे तो भी उसका पैसा नहीं जा सकता, नाउ ही इज डिक्लेयर्ड टू बी इंसॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट पार्टनर, ठीक है। सॉल्वेंट मतलब ऐसा पार्टनर जो फाइनेंशियली साउंड है, जिनके पास एसेट ज्यादा है लायबिलिटीज कम है, ठीक है। और अगर हम बात करें इंसॉल्वेंसी की, तो इंसॉल्वेंट के केस में पर्सन उस लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट, जिस पर्सन की लायबिलिटी ज्यादा है एसेट से भी, वो होता है इंसॉल्वेंट पर्सन, ठीक है। नाउ अकाउंटिंग ईयर, बच्चों अकाउंटिंग ईयर याद रखो 12 महीने का, ईयर तो 12 महीने का होता है ये तो पता ही है, लेकिन ये कैलेंडर वाला ईयर की बात नहीं चल रही है। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो ईयर फॉलो होता है वो है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, तो ये 12 महीने अकाउंटिंग ईयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न और नॉट फॉर प्रॉफिट। ट्रेडिंग में क्या है, अ बिजनेस कंसर्न एस्टैब्लिश विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स, अरे गुड्स सेल करके प्रॉफिट कमाना है जिसका इंटेंशन है उसे बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग में बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। ट्रेडिंग, तो बिजनेस कंसर्न एस्टैब्लिश विद ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेलिंग गुड्स इज नोन एज ट्रेडिंग कंसर्न, गुड्स बेचेंगे और गुड्स बेच के पैसा कमाएंगे जिसका विजन है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग के बाद नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, इट इज ऑर्गेनाइजेशन नॉट एस्टैब्लिश फॉर मेकिंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग कंसर्न के बाद इसे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है ट्रेडिंग कंसर्न को। और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की अगर हम बात करें, नॉट एस्टैब्लिश फॉर मेकिंग प्रॉफिट, मतलब ऐसा बिजनेस जो सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बैठा है, ओके। ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिट कमाने का टारगेट नहीं रखता है, बल्कि टारगेट क्या है, फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू सोसाइटी, सोसाइटी को सर्विस देना, ये अगर प्राइवेट टेंशन है तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट क्वेश्चन है। एन ऑर्गेनाइजेशन में बी फॉर्म फॉर प्रमोटिंग यूजफुल ऑब्जेक्ट लाइक साइंस, स्पोर्ट्स, कल्चर, चैरिटी, प्रोफेशन एटसेट्रा। तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में हमें ये समझ गया कि एनपीओ भी उसे बोलते हैं बच्चों शॉर्टकट में, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो एनपीओ, एज पर एनपीओ, हम सीधी सी बात है, एनपीओ वाले प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, प्रॉफिट वाले डिविडेंड भी नहीं देते, छोटी सी कंपनी बड़ी भी हो सकती है, ओके। बट नॉर्मली नॉर्मली नॉट फॉर प्रॉफिट नाम ही है, नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब ये डेफिनेटली स्कूल, हॉस्पिटल,
चैरिटेबल क्लब, ऐसी चीजें चलाते हैं जहाँ पे इनको रेंट नहीं देना पड़ता। अदरवाइज हर बिजनेस में रेंट तो होता ही है, ठीक है। ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन नहीं रखता। बच्चों, आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप कभी गए होगे, एनी आइडिया अबाउट फीस, कितनी फीस चार्ज करते हैं, कुछ पता है आपको? 100 रुपीज, ओके। तो आपको बता दो बच्चों में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फीस चार्ज करते हैं 10 रुपीज। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फीस चार्ज करते हैं पेशेंट से 10 रुपीज, जिसमें डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट भी कर रहा है, डॉक्टर पेशेंट को मेडिसिन भी दे रहा है, उसी के साथ सिरप वगैरह कुछ कुछ बॉटल रहेगी वो भी दे रहा है, और सब कुछ करके कितना पैसे ले रहा है? 10 रुपया। सर ऐसा कैसे कैसे परवड़ता है उनको, क्यों करते हैं वो ऐसे लोग? अरे मेरे भाई, वो परवड़ने के लिए नहीं करते, उनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना है ही नहीं, तो प्रॉफिट का सवाल ही नहीं आता यहाँ पे। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, सोसाइटी को सर्विस देना है, समाज सेवा करना है, इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बना वो होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ठीक है। नेक्स्ट इज गुडविल। Goodwill may be described as aggregate of those intangible attributes, aggregate of those intangible as attributes of the business which contribute to superior earning capacity over a normal return on investment. Okay. बच्चों, गुडविल का मतलब क्या? पहले तो गुडविल में आपको थोड़ा वेग लैंग्वेज में बताता हूँ, ऐसे फिर हम ये देखेंगे। गुडविल मतलब ब्रांड, रेपुटेशन, अपना नाम, अपना जो मार्केट में नाम है उसके लिए मिलता जो दाम है उसे बोलते हैं गुडविल, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल दूं, चलो एग्जांपल एक वॉच का देता हूँ, ठीक है। कौन सी है? हेलिक्स, हेलिक्स टाइमेक्स कंपनी है, ठीक है। ब्रांड है भाई, वारंटी वारंटी सब कुछ, कार्ड है मेरे पास, ठीक है। इतना बड़ा ब्रांड है कि आई थिंक टाइटन का ही पार्ट है अभी, ठीक है। तो अब ये हेलिक्स ब्रांड है, मान लो मैंने 5000 में परचेस किया, 5000 में मैंने परचेस किया। एक्चुअल में मैंने वहां पे देखा ना, सेम ऐसे ही वॉच था, ऐसा ही वॉच, बस उन्होंने बोला कुछ वारंटी गारंटी नहीं आएगा और ये लोकल कंपनी का है, ये आपको 1500 में आएगा, 1500। यही वॉच के सेम वॉच, पूरा मॉडल सेम, बट वो ओरिजिनल कंपनी का नहीं है। अगर आपने लिया तो उसको 1500 रुपए में मिलेगा, और अगर आप कंपनी का लेते हो, हेलिक्स कंपनी का ओरिजिनल, तो आपको 6000 में मिलेगा। तो 1500 और 6000 में बहुत फर्क होता है। ये क्यों होता है फर्क? वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज गुडविल, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड दिस इज गुडविल। बच्चों, आपने बहुत बिजनेस ऐसे देखे होंगे, स्टार्टिंग में बहुत कम प्राइस चार्ज करते हैं, लेकिन एक बार अगर फेमस हो जाए तो प्राइस ज्यादा चार्ज करते हैं, फिर भी लोग उनके पास जाते हैं, क्योंकि उस बिजनेस का नाम बन चुका है, उस बिजनेस पर ट्रस्ट बन चुका है लोगों का, ठीक है। सो गुडविल में, गुडविल के केस में कैसा होता है कि बिजनेस में जो इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स है, अब सवाल ये है कि इनटेंजिबल मतलब क्या, एट्रीब्यूट मतलब क्या, ठीक है। देखो बच्चों, एक एक वर्ड में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। गुडविल में भी डिस्क्राइब एज, गुडविल क्या होता है? एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब टोटल, दोज इनटेंजिबल, इनटेंजिबल मतलब नॉट विजिबल, ऐसी चीजें हम जो देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वी कैन नॉट टच, वी कैन नॉट फील दिस, ठीक है। नहीं सॉरी, वी कैन नॉट टच एंड वी कैन नॉट सीन दिस, बट वी कैन फील दिस, हम फील कर सकते हैं, बिजनेस का बहुत बड़ा नाम है। नेक्स्ट, एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटीज ऑफ बिजनेस, ठीक है। गुडविल में भी डिस्क्राइब एज टोटल ऑफ दोज इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स, मतलब ऐसे जो बिजनेस की इनटेंजिबल क्वालिटीज होती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नाम बना है बिजनेस का, जो सुपीरियर अर्निंग हो रही है हमारे बिजनेस की कंपैरिजन अगर हम बाजू आदमी से करें, तो मार्केट में जो लोग कमा रहे हैं उसके कंपैरिजन में हम ज्यादा कमा पा रहे हैं, एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही है। क्यों? अरे यही तो है गुडविल, सुपीरियर अर्निंग। बाकी लोगों के कंपैरिजन में हम सुपीरियर क्यों कमा पा रहे हैं? क्योंकि अपना मार्केट में नाम है, इसी को बोलते हैं रेपुटेशन एंड गुडविल, ओके। नाउ it may arise from such attribute as favorable location, फेवरेबल लोकेशन बच्चों, ऐसा होता है ना, हार्ट ऑफ द सिटी, सिटी में गए थे शॉपिंग में, एकदम सेंटर में ऐसा कॉर्नर पे शॉप है, इतनी भीड़ रहती है वहां पे, कभी भी जाओ भीड़ ही रहती, क्यों? लोकेशन की वजह से। तो वन ऑफ द रीजन
लोकेशन अच्छा होने की वजह से वो एक बड़ा गुडविल बन गया। नेक्स्ट इज एबिलिटी एंड स्किल ऑफ इट्स एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। अरे कुछ कुछ होटल में लोग इसलिए जाते हैं कि वहां की सर्विस बहुत अच्छी है, टेस्ट कैसी है वो तो बाद में देखेंगे यार, टेस्ट तो सेम ही मिलती, कुछ फर्क नहीं होता, लेकिन वहां पे सर्विस ऐसा है ना बॉस, दिल खुश हो जाता है। वो जो इतने रिस्पेक्ट से बात करते हैं वेटर अपने से, व्हाट डू यू वांट, हाउ मे आई हेल्प यू, व्हाट डू यू वांट एग्जैक्टली, सर आपके लिए क्या लाऊं, मैडम आपके लिए क्या लाऊं, अरे इतना रिस्पेक्ट देते, इतने अच्छे से बात करते हैं, इतना सर्विस अच्छा देते हैं कि साला उसके वजह से मैं बार बार उसी होटल में जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? वो होटल मुझे खींच ले जाता है कि तू वापस यहीं पे। हाँ, ये जो स्किल है, ये जो चीज है जिसकी वजह से मैं खींचा गया होटल की ओर, जो अच्छा वाला होटल था, ये है उसका गुडविल, ये है उसका रेपुटेशन, ये उसका नाम। ठीक है। क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट सर्विस, बहुत बार क्वालिटी की वजह से भी, जो क्वालिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसी की वजह से भी गुडविल बनता है। अमूल दूध पीता है इंडिया, पूरे इंडिया में अमूल इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है आज के डेट में। क्यों? क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अमूल के प्रोडक्ट में खराबी नहीं आएगी, अमूल के प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट नहीं आएगा, अमूल का प्रोडक्ट परफेक्ट रहेगा। हर प्रोडक्ट देख लो सेम टेस्ट रहेगा, यूनिफॉर्मिटी रहेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसा कि अमूल ने क्या किया, प्रोडक्ट इतना क्वालिटी दिया कि आज बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, पूरे इंडिया में अमूल जानते हैं लोग। अमूल, ये अमूल का बहुत सारा गुडविल बन गया। नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बच्चों अगर कस्टमर सेटिस्फाई हो, आई एम लविंग इट। जहां पे कस्टमर सेटिस्फाइड है तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना है सबसे बड़ा गुडविल है बिजनेस का। अगर कस्टमर जा रहा है और वो खुश होकर जा रहा है तो डेफिनेटली वो 10 कस्टमर लेके आएगा अपने लिए, इतना अपना गुडविल बन चुका है। तो बिजनेस का जो गुडविल होता है, ये क्या होता है, इनटेंजिबल क्वालिटीज जो बिजनेस की, उसकी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू इज गुडविल। तो गुडविल इज रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। जो बिजनेस का रेपुटेशन है, हमने अगर मनी में एक्सप्रेस किया तो उसे बोलते हैं गुडविल। गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट और वो एक इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या देखो, when selling price of goods is more than cost price, selling price is more than cost price। बच्चों कॉस्ट प्राइस मतलब क्या है, हमने ये गुड्स कितने में लाए, अगर 100 के गुड्स हम अगर 130 में सेल करते हैं, सेलिंग प्राइस 130 है, तो 30 रुपीज क्या हुआ अपना प्रॉफिट, एग्जैक्टली प्रॉफिट। सो व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन से कॉस्ट प्राइस, तो ये होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल ऑफ बिजनेस, जैसे प्रॉफिट बढ़ेगा तो बिजनेस का कैपिटल भी बढ़ेगा। ठीक है। लॉस की अगर बात करते हैं हम, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस, मान लो अगर सेलिंग प्राइस 100 है और कॉस्ट, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, कॉस्ट प्राइस 120 है, मतलब जो चीज 120 में आई है वो अगर हम 100 में बेचेंगे, जो चीज हमें 120 में आई है हम अगर 100 में बेचेंगे कस्टमर को, अपन क्या खाएंगे, लॉस में जाओगे ना भाई, इसी को बोलते हैं लॉस। व्हेन द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन सेलिंग प्राइस, देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस, ये है लॉस। ठीक है। लॉस डिक्रीज द कैपिटल ऑफ बिजनेस, लॉस की वजह से बिजनेस का कैपिटल कम हो जाता है। ठीक है। लॉस अगर हुआ ना तो बिजनेस का कैपिटल कम कम होता है। तो इफ गुड्स आर सोल्ड फॉर 50,000, जो हमने परचेस किए थे 60,000 में, 60 के 50 में दे रहे भाई, सीधी सीधी बात है अपना 10,000 का लॉस है। नेक्स्ट, इनकम। इट इज रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बच्चों बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, ये होता है इनकम। ओके। जैसे कि अमाउंट रिसीवेबल और रियलाइज फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर एंड अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन। मुझे इंटरेस्ट मिला, बैंक से इंटरेस्ट मिला, बैंक में मैंने पैसा रखा था, मेरा तो इनकम हुआ ना, मैंने पैसा रखा और उस पर एक्स्ट्रा पैसा मिला, ये मेरा इनकम है। डिविडेंड, बच्चों कंपनी में जो भी प्रॉफिट होता है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसे डिविडेंड बोलते हैं। अगर मुझे डिविडेंड मिला, मैं डिटेल में वापस ले लूंगा डिविडेंड का कंसेप्ट बाद में। तो जब डिविडेंड अगर मिला, तो डिविडेंड ये अपना इनकम हुआ, मुझे मिल रहा है, मैंने कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा था शेयर्स में और मुझे डिविडेंड मिला, इनकम है। नेक्स्ट इज कमीशन। अगर आपको किसी से कमीशन मिलता है, तो पर्सन हु इज पेइंग यू कमीशन, अगर हमें किसी ने कमीशन दिया तो हमारे लिए वो इनकम का पार्ट। ठीक है। और रेवेन्यू की अगर बात करें, इट इज इनकम ऑफ बिजनेस दैट हैज फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, यूजुअली फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू कस्टमर। बच्चों आपका जिस चीज का बिजनेस है और अगर उसकी वजह से आपको कुछ पैसा मिल रहा है तो वो होता है रेवेन्यू। ओके। और आपका मेन बिजनेस छोड़ के अलावा अगर आपको कुछ पैसे मिल रहा है, तो वो होता है इनकम।
देखो मैं वापस पढ़ रहा हूँ, इनकम मतलब क्या, रेवेन्यू अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, इट इज द अमाउंट रिसीवेबल रियलाइज फ्रॉम रिसीवर, सॉरी, फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर एंड अर्निंग्स फ्रॉम इंटरेस्ट ड्रिवन कमीशन। बेसिकली इनकम में आता है, बिजनेस की वजह से इनकम हुआ तो आता ही है, उसके अलावा अगर इनकम मिला, इंटरेस्ट मिला, तो ये भी इनकम के कंसेप्ट में आता है, लेकिन रेवेन्यू में नहीं आता। जब बात रेवेन्यू की आती है तो रेवेन्यू में प्योरली जो गुड्स हमने सेल्स किए तो उससे जो इनकम हुआ सिर्फ वही दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, एसेट, लायबिलिटीज, नेटवर्थ। एसेट में एनी फिजिकल थिंग और राइट ओन्ड दैट हैज मॉनेटरी वैल्यू। बच्चों अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है जिसपे मुझे हक है, अगर मेरे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसपे मेरा पूरा हक है, मेरा ओनरशिप है, तो इसे बोलेंगे हम एसेट। इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कोई फिजिकल थिंग हो, फिजिकल थिंग और राइट तो दोनों भी अपने एसेट है। जैसे कि बच्चों मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, लैंड है, गुडविल है, पेटेंट है, कंप्यूटर है, ये सब चीजें दिखती है, ये होती है टेंजिबल एसेट्स। ओके, टेंजिबल एसेट्स, एसेट में दो टाइप है एक्चुअली, मतलब ये अलग अलग टाइप भी होते हैं एसेट्स। अगर हम एसेट मतलब हमें एक तो वो चीज दिख रही है, हमारी खुद की ओनरशिप है, या फिर हमारे पास कोई राइट है, राइट अधिकार, तो वो भी अपना एसेट बन सकता है। ठीक है, जैसे कि गुडविल, ये केस थी, ये नाम मैंने दिया है और इसका बहुत सारा गुडविल है, अगर मैं किसी को नाम बेचना चाहता हूं तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करूंगा। ठीक है, तो गुडविल इज इनटेंजिबल एसेट, गुडविल भी एसेट है लेकिन वो इनटेंजिबल है, विच वी कैन नॉट सी, विच वी कैन नॉट टच, क्योंकि बिजनेस का कितना बड़ा नाम है वो कैसे टच करोगे ना, बिजनेस का रेपुटेशन कितना है वो कैसे टच करोगे, इट इज नॉट टचेबल थिंग। ठीक है, यहाँ पे जो चीजें दिखती नहीं है, टच नहीं कर सकते, उसे हम इनटेंजिबल एसेट बोलते हैं। नेक्स्ट, करंट एसेट, assets which are held in business for the operating year। ओके, अगर हमारे पास ऐसा कोई एसेट है जो हम यूज करेंगे विद इन ऑपरेटिंग ईयर, मतलब ऑपरेटिंग ईयर मतलब 12 महीने का साल होता है, ठीक है ना, तो साल साल पूरा होने से पहले अगर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसे हम करंट एसेट बोलेंगे। फिक्स्ड एसेट्स में तो फिक्स एसेट अभी मैंने आपको बताया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, गुडविल, ऐसे एसेट जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। लेकिन करंट एसेट के केस में ऐसे एसेट जिसकी लाइफ 1 साल से कम है तो वो होती है करंट एसेट। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल डेटर्स, डेटर्स मतलब कौन, डेटर्स मतलब कस्टमर फ्रॉम हुम वी हैव टू रिसीव द मनी, बराबर। तो अगर मुझे पैसे अभी नहीं मिले तो कभी ना कभी तो मिल जाएगा ना, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, लेकिन 1 साल के अंदर तो मिल ही जाएगा पैसा, इसलिए वो करंट एसेट में आता है। बिल रिसीवेबल का सेम किस्सा है, कैश इन हैंड, अगर हमारे पास ऑलरेडी कैश है तो कैश में कन्वर्ट करने की जरूरत ही क्या है, कैश एट बैंक, अगर बैंक में है तो कन्वर्ट हो जाएगा कैश। स्टॉक्स मतलब अगर शेयर्स वगैरह है तो शेयर्स वगैरह भी सेल कर सकते हैं, ये सब हो गया एसेट। ओके, अब एसेट्स में लास्ट पॉइंट, फिक्टिशियस एसेट। दीज एसेट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड बाय टेंजिबल पोजीशन और प्रॉपर्टी। फिक्टिशियस एसेट ऐसी एसेट होती है जो जिसका टेंजिबल एक्जिस्टेंस है ही नहीं, दे आर इमेजिनरी एसेट बट डू नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू। फिक्टिशियस एसेट मतलब एक्चुअल में वो एसेट है नहीं, इमेजिनरी एसेट से हमने ऐसे नाम एज्यूम किए एसेट्स के, एक्चुअल में वो एसेट ना होते हुए भी, जो गलत है। तो fictitious assets are represented by tangible possession और property। ये ऐसे एसेट होते हैं फिक्टिशियस, मतलब उसका ना टेंजिबल पोजीशन है ना प्रॉपर्टी, कुछ नहीं है, दे आर इमेजिनरी एसेट, ये इमेजिनरी एसेट है और उसका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। दीज आर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस लाइक एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर। तो मान लो 4 साल के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट पेड कर दिया, खर्चा तो पेड किया, लेकिन इसकी वजह से कोई एसेट वगैरह जनरेट नहीं हो रहा है, तो ऐसे एसेट फिक्टिशियस एसेट के भी कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम टाइप्स ऑफ एसेट पे रुक जाते हैं, लाइब्रेरीज वाला पार्ट हम नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू केसीए टू गेट सम नॉलेजेबल, ऐसे नॉलेजेबल बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्टे ट्यून्ड टू केसीए, टेक केयर एंड बाय बाय।